Hello students, I welcome you all to our online platform of learning Padre. Padre is the platform where you will get the concepts of 9th, 10th, 11th, BSc and MSc. यहाँ हर सब्जेक्ट हर क्लास के लिए आपको कंटेंट मिलेगा। जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है फिज़िक्स, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है +1 क्लास का फर्स्ट यूनिट फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में। फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में चलिए, फिज़िकल वर्ल्ड को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा कि साइंस कैसे काम करती है उस चीज़ को हम समझते हैं। क्लियर? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आज के ट्रेंड में जो चला हुआ है बहुत ही मज़ेदार गेम, आप में से बहुत लोग यूज़ करते होंगे, पबजी हैं जी, पबजी। क्लियर? पबजी इधर खेल रहा है कौन? घोलू। दूसरा प्लेयर कौन है? कालू। लेकिन इसको भी गेम आता है, इसको गेम आता है। यहाँ पर बैठा है सोनू जिसको गेम का पता नहीं है, वो सिर्फ इनको ऑब्जर्व कर रहा है। वो इसकी हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है और इसकी हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है, और एक कम्युनिकेशन के तरीके से, मान लो कि फ़ोन है उसके पास, उसके थ्रू वो अपनी मदर को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे कौन क्या मूव कर रहा है। क्लियर? तो सोनू ने ऑब्जर्व किया कि इसने इतने बंदे मार गिराए और उसने इस गन का यूज़ किया, इसने इस गन का यूज़ किया। जो भी चीज़ ऑब्जर्व की वो सारी इधर ट्रांसफ़र करता गया। ऐसे किया जी, वैसे किया, ऐसे किया जी, वैसे किया। क्लियर? जो उसने ऑब्जर्वेशन ली उसके बेस पर उसने कंक्लूजन निकाला कि ये गेम ऐसे खेला जाता है, ऐसे यहाँ पर अगर मैं ये गन यूज़ करूँ तो यहाँ ये बेनिफिट है, ऐसे मेरी लाइफ बढ़ेगी। काफ़ी चीज़ें उसने ऑब्जर्व की और एक कंक्लूजन निकाला, एक रूल निकाला कि ये गेम ऐसे खेलना है। बट हर एक मूवमेंट, अब सोचो इसने एक सेट दे दिया है, सेट ऑफ कंक्लूजन्स, कुछ रूल्स बना लिए हैं कि ये गेम ऐसे ऐसे खेला जाता है, ऐसे मूव करना होता है, ऐसे कोई गन पिक करना होता है। परंतु जब दोबारा देखा दूसरे किसी गेम में तो उसके अंदर उसने कुछ और बेहतर पाया कि एक क्रिटिकल सिचुएशन में पहले की बजाय जो पहले इसने कंक्लूजन निकाला था उससे बेटर इस बार इसने कुछ ऐसा किया जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल। तो जब उसने वो कंक्लूड किया तो ये जो सेट ऑफ कंक्लूजन था इससे बेहतर एक चीज़ बताई और इसको क्या कर दिया? गलत बताकर। तो ये जो सेट ऑफ कंक्लूजन निकला, अब ये नया है, इसने ये फिर से ट्रांसफ़र किया यहाँ पर। क्लियर? चलो, साइंस कुछ ऐसे ही काम करती। ये जो थिंग है दिस इज नेचर। नेचर। सोनू जो है दिस इज साइंटिस्ट और रिसर्चर, और मदर जो है दिस इज होल वर्ल्ड। साइंटिस्ट क्या करते हैं? नेचर की हर एक प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर एक कंक्लूजन निकालते हैं जो कि वो होल वर्ल्ड को बताते हैं कि ये ऑब्जर्व किया है, इसका मतलब ये कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो कर रहा है, लॉज को फॉलो कर रहा है। लेकिन बार बार उसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करके, उसी चीज़ को दोबारा स्टडी करके, दोबारा फिर से और फिर से उसको स्टडी कर कर उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किए कि नहीं, जो मैंने पहले बताया था उससे बेटर ये है जो मैं अब बता रहा हूँ। तो वो क्या हो जाते हैं? उस लॉ में इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, इनिशियली जब चीज़ों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी यूनिवर्स के लिए कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसमें दिया गया कि ये यूनिवर्स जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक देखा जाए तो दो वर्ड है, क्या? जियो एंड सेंट्रिक। जियो मीन्स अर्थ, सेंट्रिक मीन्स एट सेंटर। जियोसेंट्रिक थ्योरी ये बोलती है
कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स के बीच में। हमने इस चीज़ को फॉलो भी किया काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए, कुछ स्टडी की गई और बेहतर तरीक़ों से पढ़ा गया, तो पता चला कि नहीं, ये यूनिवर्स जियोसेंट्रिक नहीं, ये यूनिवर्स हीलियोसेंट्रिक है। हीलियोसेंट्रिक मीन्स, हीलियो मीन्स सन, सेंट्रिक मीन्स एट सेंटर, सन इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। और आज भी यही चीज़ एक्सेप्टेबल है कि हम हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को मानते हैं कि सन क्या है, यूनिवर्स के सेंटर पर है। क्लियर? चलिए, तो पहले ये कंक्लूजन था, लेकिन बाद में इसको कैंसिल करके और ये एक संशोधन किया गया कि हीलियोसेंट्रिक इज फार बेटर देन दिस कंसेप्ट। तो क्या हुआ, पहले वाले से लॉ से चेंज करके हमने एक नया बनाया। एक और एक एग्जांपल है, न्यूटन्स ने साउंड की वेलोसिटी के लिए एक लॉ दिया जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं, बट उसको करेक्ट करके लैप्लेस ने दोबारा उसको रिवाइज किया, जो कि फाइनली एक्सेप्टेबल हुआ, लैप्लेस करेक्शन इन न्यूटन्स लॉ। तो वो जो लॉ दिया उसके अंदर क्या किया गया, करेक्शन किया गया। तो मतलब क्या है, साइंस फिक्स नहीं है। क्लियर? साइंस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, साइंस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, साइंस इज एवर डायनामिक। डायनामिक। क्लियर? साइंस चेंज होती रहती है। साइंस जो अच्छे रिजल्ट्स जहाँ से मिलेंगे हमारे लिए वही क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। चलिए, साइंस इज एवर डायनेमिक्स किस चीज़ को स्टडी करना है, फिजिकल वर्ल्ड को, फिजिकल वर्ल्ड को। अब इस फिजिकल वर्ल्ड को कैसे स्टडी किया जाए, कैसे फिजिकल वर्ल्ड में किसी चीज़ को समझा जाए, देखा जाए, पहचाना जाए, मेजर किया जाए। क्या किया जाए, मेजर किया जाए। ये फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए हमें कुछ फिजिकल लॉज चाहिए होते हैं। जैसे एक लॉ ये बना, नहीं, फिर उसके बाद ये इम्प्रूवमेंट हुआ, एक लॉ ये बना, उसके बाद इम्प्रूवमेंट ये हुआ। ये जो फिजिकल लॉज हैं, यही हमें फिजिकल वर्ल्ड इन्हीं से समझ आता है। चलिए, अब फिजिकल वर्ल्ड को, फिजिकल लॉज को कैसे समझें। क्लियर? चलो, इसके लिए हम शुरुआत करते हैं किससे, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़, क्वेश्चन इज व्हाट इज माय फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। इतना तो आप समझ गए हैं कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताने के लिए हमें कुछ फिजिकल लॉज देने होते हैं। अब फिजिकल लॉज कैसे देंगे, उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो क्वांटिटी जिनकी टर्म्स में हम फिजिकल लॉज को एक्सप्रेस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, laws of physics can be expressed, and these quantities must be measurable either directly or indirectly. Clear? तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी है जिनकी टर्म्स में हम फिजिकल लॉज को एक्सप्रेस करते हैं, और ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जानी चाहिए, चाहे डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली। इन्हीं को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। और ये फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में। सिंपल सी बात है, 3 कैटेगरी। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइप जो है फिजिकल क्वांटिटी का, दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल मीन्स बेसिक, बेसिक। सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज।
एंड फाइनली एक और कैटेगरी भी है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए तीनों के बारे में बात करते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों के मीनिंग क्या है। फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक। देखिए जैसे इंग्लिश का कोई भी एप्लीकेशन, लेटर, एसे, स्टोरी, चैप्टर, कुछ भी बनाने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या मतलब? एक लैंग्वेज चाहिए किसी भी चैप्टर को लिखने के लिए, किसी भी एसे को लिखने के लिए, कोई भी बड़ी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए होती है। फिजिकल लॉज की जो लैंग्वेज होती है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, और उस लैंग्वेज के अंदर जैसे ये 26 अल्फ़ाबेट से मिलाकर आप कितना भी बड़ा एसे, कितना भी बड़ा लेटर लिख सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज होती है उसका रोल कुछ वही है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब है वो क्वांटिटीज़ जिनको दूसरी किसी क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, दूसरी किसी क्वांटिटी की टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, नहीं नापा जा सकता दूसरी किसी क्वांटिटी के टर्म्स में। द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल लेंथ। आपको बता दूं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो कि डिफाइंड है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, and finally amount of substance। amount of substance ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये वो क्वांटिटीज हैं जिसको किसी दूसरी क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्लेन या मेजर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। नाम से पता चल रहा है डिराइव्ड क्वांटिटीज, मतलब कहीं से डिराइव की हुई है, कहीं से निकाली गई है। डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिसको मेजर करने के लिए, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही यूज करते हैं। डिराइव क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज which are expressed in the form of fundamental physical quantities। For example अगर मैं बात करूं एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी और वेलोसिटी, मोमेंटम, इनकी कोई लिमिट नहीं है कि कितनी डिराइव क्वांटिटीज होती है, कितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हो सकती है। क्या कितनी भी क्वांटिटीज डिराइव हो सकती है फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से। लेकिन एक बेसिक मीनिंग समझ कर देखते हैं क्यों मैं डिराइव बोल रहा हूँ। एरिया क्या है? अगर कोई मेरे पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है L और ब्रेड्थ है B, तो इसका एरिया क्या हुआ? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है? एक टाइप की लेंथ है। क्लियर? लेंथ। नेक्स्ट दिस इज ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का नेचर भी तो लेंथ जैसा ही होता है, लेंथ। तो जब 2 बार मैंने ये फिजिकल क्वांटिटी यूज की, लेंथ, ये भी एक लेंथ है,
तब जाके मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आई है जिसका नाम क्या है, एरिया है। सो एरिया इज द डिराइव क्वांटिटी, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज किया। उसी टाइप से वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दिस इज ए लेंथ, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है। जब मैंने लेंथ को 3 बार यूज किया, उसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास एक क्वांटिटी आ रही है जिसको मैं क्या नाम देता हूं, वॉल्यूम। वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। डेंसिटी होता है क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास तो क्या है अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ही। वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी जब एक्सप्रेस किया था ऊपर हमने देखा क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब दिस इज डेंसिटी। और डेंसिटी को मैंने एक्सप्रेस कैसे किया है, किस टर्म्स में, फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में। कौन कौन सी, मास और लेंथ को 3 बार यूज किया, तो उससे मैंने क्या एक चीज़ फाइंड आउट की जिसको क्या बोलते हैं हम, डेंसिटी। नेक्स्ट एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस। क्या होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ए काइंड ऑफ लेंथ, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइप की लेंथ है, और टाइम है, वही चीज़ें हैं, लेंथ है और टाइम है। इस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए मैंने 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ किया, लेंथ और टाइम, और उससे मैंने एक क्वांटिटी डिराइव की जिसका नाम क्या है, वेलोसिटी। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ मोमेंटम की, मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम को जनरली पी से डिनोट किया जाता है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अगेन मास, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मोमेंटम को फाइंड करने के लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया, मास का यूज़ किया है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का यूज़ किया है, टाइम का यूज़ किया है, क्या किया है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ किया है, तीनों का यूज़ किया है, मास का भी है, लेंथ का भी है, टाइम का भी है। उससे मैंने एक क्वांटिटी फाइंड की है जिसका नाम क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम। तो ऐसी बहुत सी डिराइव क्वांटिटीज़ हो सकती हैं जिनको कि एक्सप्रेस किया जाता है फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 ही होती हैं, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एंगल, विल बी बेटर अगर मैं कहूँ प्लेन एंगल। सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इनके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है। तो अभी के लिए जस्ट नोट करें कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज 2 होती है, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। तो ये था फिजिकल क्वांटिटीज को जो कैटेगराइज किया गया है 3 चीज़ों में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट टू बी डिस्कशन है वो है यूनिट। चलिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर कैसे किया जाता है, क्लियर, उसको कैसे शो किया जाता है। देखिए आपने देखा होगा कि आप दुकान पर जाते हैं, किसी किराना की दुकान पर गए और उसको कहा अंकल जी चीनी दे दो। अंकल कहेंगे कितनी चीनी दे दे बेटा। आप ये तो नहीं कहोगे ना कि 10 चीनी दे दो, आप बोलोगे 10 किलो दे दो, 10 ग्राम दे दो, कुछ भी, ठीक है। तो आप कितना क्या कैसे लेते हैं कि 10 kg, ये अमाउंट हो गया, क्या है उसका मास है, उसका वेट है, क्लियर। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा, क्लियर। ये क्या है, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट यूनिट यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड मेजर्स चाहिए, कुछ मापदंड चाहिए होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड मेजर्स चाहिए। उन स्टैंडर्ड मेजर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड मेजर ऑफ लेंथ इज मीटर,
1 मीटर इज द स्टैंडर्ड, या फिर कहूँ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर डिफाइन है कि इतनी सी अमाउंट को एक सेंटीमीटर बोलेंगे, या फिर इतनी अमाउंट एक डिफाइंड अमाउंट होगी कि इतनी लेंथ को हम मीटर बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब सबके लिए सेम, ऐसा नहीं है मेरे लिए 1 मीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, आपके लिए 1 मीटर थोड़ा कम होता है। 1 मीटर इज स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन। और ये जो स्टैंडर्ड मेजर्स हैं किसी भी क्वांटिटीज़ के हो सकते हैं, लेंथ के, मास के, टाइम के, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड मेजर्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यूनिट। क्लियर? जो स्टैंडर्ड मेजर हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, दीज आर कॉल्ड यूनिट्स। क्लियर? सो फॉर मेजरमेंट पर्पज द स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफाइंड एंड these standard measures are called unit. Clear? यूनिट। चलिए, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट क्या होगा? थिंक अबाउट इट, कि किसी चीज़ को हमें मेजर करना है, उसका प्रोसेस क्या होगा? चलिए, हमने बात की है क्या? फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उसको जो एक्सप्रेस किया जाएगा, उसको जो मेज़र किया जाएगा, वो किस यूनिट में, किस टर्म्स में किया जाएगा? यूनिट्स की टर्म्स में। चलिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब लिखा जाता है, उसके अमाउंट को लिखा जाता है, उसके मैग्नीट्यूड को लिखा जाता है कि इतना अमाउंट है उस फिजिकल क्वांटिटी में, उस लेंथ की ये इतनी लेंथ है, वो मास की इतना मास है, कि टाइम ये इतना टाइम है। कैसे किया जाता है? कोई भी क्वांटिटी जो एक्सप्रेस की जाती है, जो प्रोसेस है मेजरमेंट का, वो होता है प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कैसे मेजर की जाती है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है किसके साथ? यूनिट के साथ। फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाएगा यूनिट के साथ, तब जाके हमें एग्जैक्टली उसका अमाउंट, उसका मैग्नीट्यूड हमें मिलता है। जो फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट या मैग्नीट्यूड है, दैट इज इक्वल टू n इंटू यू। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द अमाउंट, फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। दिस q इज द नेम ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। दिस u is the unit of that physical quantity and n is the numerical value to evaluate the amount, the magnitude of this quantity. This numerical value is used to evaluate, उसको बताने के लिए, उसका अमाउंट को डिसाइड करने के लिए ये numerical value होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर्स। देखिए, ये है वो फिजिकल क्वांटिटी Q। 10 क्या है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, M क्या है मेरा दिस यूनिट। क्लियर? हमने बोला कि जो मेजरमेंट प्रोसेस है वो क्या है? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। क्लियर? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या है? देखिए, हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया है मीटर के साथ। कैसे? कि मान ली ये कोई लेंथ है, इसको मेजर करना है, और मेरे पास एक स्केल है जो कि 10 सेंटीमीटर का है। तो भैया 1, 2, 3 और 4, जब मैं 4 बार इसको कंप्लीट करता हूँ तब मेरी ये लेंथ कंप्लीट हो जाती है। मतलब क्या है? ये जो दूरी है ये इस लेंथ का 4 गुना है। क्लियर? ये जो दूरी थी, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड बट मीटर इज स्टैंडर्ड। तो जो लेंथ है, 1 मीटर का लेंथ क्या है? 1 मीटर जो स्टैंडर्ड अमाउंट है उसका 10 गुना है, तो दैट इज 10 मीटर। तो क्या किया हमने? इसको कंपेयर किया किसके साथ? यूनिट के साथ। क्या किया? फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया यूनिट के साथ। तो मेरे को क्या मिलता है? फाइनल उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मिलता है, उसका अमाउंट मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, चलिए अभी हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। चलिए, यूनिट्स के बारे में। यूनिट अब किस
फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैं क्या यूनिट यूज करूं, बिकॉज एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट एक से भी ज़्यादा हो सकती हैं, बहुत हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ को मीटर में काउंट करते हो, चाहे सेंटीमीटर में कर लो, मिलीमीटर में कर लो, फुट में कर लो, इंच में मेज़र कर लो, किसी भी तरीके से मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप जितना लोकल डीप में जाते जाएंगे उस एरिया का एक अपना अलग ही सिस्टम होता है किसी भी चीज़ को मेज़र करने का। बट पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड क्या है और डिफाइंड क्या क्या है। क्लियर? तो इसके लिए जो बनाए गए हैं क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब कोई भी सिस्टम उसके अंदर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट्स को डिफाइन किया जाए। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है, वो सेट ऑफ यूनिट्स को, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या, इट प्रोवाइड्स द सेट ऑफ यूनिट्स फॉर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है, एक सेट ऑफ यूनिट्स होते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट, कई टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट है, हर एक टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर यूनिट्स का एक सेट दिया गया है कि भैया हम लेंथ के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं, मास के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं, टेम्परेचर के लिए हम ये यूज़ करते हैं, वगैरह 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 वगैरह। चलिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जो हम जानते हैं, डिफाइन है, उनके बारे में बात करते हैं। हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल FPS सिस्टम, सेकंड वन CGS सिस्टम, थर्ड वन इज MKS सिस्टम एंड फाइनली SI सिस्टम। SI सिस्टम का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। क्लियर? चलिए बात करते हैं हर एक सिस्टम के बारे में। अगर मैं बात करूं FPS सिस्टम के बारे में, सो FPS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो लेंथ मेजर की जाती है, जो लेंथ मेजर की जाती है FPS सिस्टम में, वो फुट में मेजर की जाती है। फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन FPS सिस्टम। सेकंड वन मास। FPS सिस्टम के अंदर मास को मेजर करने के लिए मैं जिस यूनिट का यूज करता हूं दैट इज पाउंड। क्लियर? पाउंड। FPS सिस्टम में मास को किस यूनिट में मेजर किया जाएगा, पाउंड में, और टाइम को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करता हूं दैट इज कॉल्ड सेकंड्स। क्लियर? FPS सिस्टम में टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, लेंथ फुट में, मास पाउंड, टाइम के लिए सेकंड, FPS फुट पाउंड सेकंड, दैट इज कॉल्ड FPS सिस्टम। क्लियर? लेंथ मास टाइम के लिए जो यूनिट्स हैं वो ये है। सेकंड वन इज CGS सिस्टम। क्लियर? CGS सिस्टम क्या होता है, CGS सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो CGS सिस्टम के अंदर लेंथ को जो मेजर किया जाएगा दैट इज सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन CGS सिस्टम। सेकंड वन, मास को जो मेजर किया जाता है दैट इज ग्राम। क्लियर? ग्राम्स में यूनिट मेजर किया जाएगा किसको, मास को। ग्राम इज द CGS यूनिट ऑफ मास। एंड टाइम की जो यूनिट होती है दैट इज सेकंड। CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकंड। थर्ड वन इज द MKS सिस्टम। MKS सिस्टम के अंदर लेंथ को जो मेजर किया जाएगा दैट इज इन मीटर, मास को जो मेजर किया जाएगा दैट विल बी इन किलोग्राम, एंड टाइम को जो मेजर किया जाएगा दैट विल बी इन सेकंड। MKS
मीटर किलोग्राम सेकेंड. मीटर इज द MKS यूनिट फॉर द लेंथ. ऐसे ही किलोग्राम और सेकेंड. यहाँ तक तो ठीक. फाइनली जो मेरे पास सिस्टम है दैट इज SI सिस्टम. SI system was provided in 1960. 1960 में ये सिस्टम प्रोवाइड किया गया जो कि MKS सिस्टम का ही एनलार्ज एक रूप है. ठीक है, इसी को अपडेट किया गया है, MKS सिस्टम को ही अपडेट किया गया है. बेसिकली SI सिस्टम के अंदर बाकी बची फिजिकल क्वांटिटीज़ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ सबको ऐड किया गया है. उन्हीं के बेस के ऊपर हमारी डिराइव क्वांटिटीज़ होती हैं. चलिए SI सिस्टम को हम अच्छे से देखते हैं. SI सिस्टम के अंदर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए कौन कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट होगी, उसी के लिए हम बात करते हैं. SI सिस्टम का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. चलिए, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. इस सिस्टम के अंदर जो मास के लिए मैं यूज़ करता हूँ यूनिट का, मास के लिए जो यूनिट होती है, चलिए लिख लेते हैं. दिस यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का. यहाँ उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है और उसके लिए क्या सिंबल है वो भी साथ साथ लिखते चलते हैं. चलिए, मास की जो SI यूनिट होती है, मास की जो SI यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम. किलोग्राम सिंबल इज KG, कैपिटल K स्मॉल g. ठीक है, SI सिस्टम में मास की जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम. लेंथ की जो यूनिट होगी दैट इज मीटर. सिंबल विल बी स्मॉल m. थर्ड वन, टाइम की जो यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट SI यूनिट दैट इज सेकेंड, और इसके लिए यूज करते हैं हम स्मॉल s. नेक्स्ट वन, टेम्परेचर. मैंने कहा था कि MKS का ही अपडेटेड वर्जन है, इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड है. टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो क्या होता है दैट इज केल्विन. डिनोटेड बाय कैपिटल K. देखिए, यूनिट्स और भी बहुत होती हैं, बट बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स. टेम्परेचर की यूनिट्स डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है नॉर्मली, बट जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट विल बी केल्विन. SI यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? केल्विन. नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक करंट. चलिए, इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है दैट इज एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल A. SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल A. नेक्स्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है कैंडेला. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, व्हाट इज दिस ल्यूमिनस इंटेंसिटी? बच्चे देखो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जहाँ से लाइट आ रही है, उस लाइट की एनर्जी को मेजर करने के लिए जिस चीज़ को यूज़ करते हैं हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब वहाँ से रोशनी कितनी आ रही है, दैट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ कैंडेला. CANDELA, कैंडेला, एंड डिनोटेड बाय CD. एंड अनदर फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो SI यूनिट है दैट इज मोल, एंड डिनोटेड बाय MOL. सो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो ये है. इसके अलावा SI सिस्टम के अंदर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ की भी यूनिट होती है. क्या? प्लेन एंगल के लिए जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है सर? डिग्री. अरे बेटा, डिग्री नहीं, प्लेन एंगल की जो SI यूनिट है दैट इज रेडियन. आप लोगों को पता है प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल क्या है? कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल हो गया, या कोई दो प्लेन के बीच का एंगल हो गया. क्लियर? दैट इज प्लेन एंगल. प्लेन एंगल्स
और उसकी जो SI यूनिट है दैट इज रेडियन। सेकंड वन इज द सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल की जो SI यूनिट होती है दैट इज स्टीरेडियन। प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टीरेडियन। अब पॉइंट ये है कि सर ये सॉलिड एंगल होता क्या है? सॉलिड एंगल को समझने के लिए सॉलिड एंगल क्या होता है? एक थ्री डायमेंशनल एंगल। फॉर एग्जांपल ये कोन है, क्लियर? ये कोन के यहाँ ये कोई कोन है, उसके यहाँ पर कितना एंगल है, कितना 3D एंगल है, दैट इज सॉलिड एंगल, क्लियर? फॉर एग्जांपल एक और अच्छा अगर एग्जांपल में बात करूँ, एक फुटबॉल पे ऐसे ब्लैक वाइट पीस बने होते हैं, क्लियर? किसी एक पोर्शन को उठा लो, किसी एक ब्लैक पोर्शन को उठाया और उसने सेंटर पर क्या सर्कुलर, क्या एक 3 डायमेंशनल एंगल बनाया है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है? चलिए देखो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के डिफरेंस को समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लेन एंगल के अंदर को अगर मैं सर्कल से समझूं, क्लियर, कि ये रेडियस है, ये इतनी सी आर्क ने जो एंगल बनाया है वो ये है। अच्छा, ये पूरी आर्क ने जो एंगल बनाया वो ये है। ये इतनी आर्क ने जो एंगल बनाया है वो ये एंगल है। जैसे जैसे मैं आर्क बढ़ा रहा हूँ, आर्क की लंबाई जैसे जैसे बढ़ रही है, हमारा एंगल बढ़ता जा रहा है, क्लियर? एंगल बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली किसी पॉइंट पर एंगल कौन बना रहा है? एक आर्क एंगल बना रही है। कैसा एंगल बना रही है? दैट इज प्लेन एंगल। बट सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल को सब्सटेंड करने वाला कोई आर्क नहीं, बल्कि क्या होता है? एक सरफेस होता है। जैसे ये कोई क्यूब है, क्लियर? इस क्यूब के इस पॉइंट के ऊपर इस सरफेस ने कितना एंगल बनाया है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। फुटबॉल वाले केस के अंदर वो ब्लैक पोर्शन, एक एरिया ने कितना एंगल बनाया है, कितना एंगल सब्सटेंड किया है, दैट इज सॉलिड एंगल। आई होप ये क्लियर है। चलो, यहाँ पर कुछ डाउट रहता है, प्लेन एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन है, बट हम तो डिग्री को जानते हैं, तो बच्चे हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात समझो कि ये सर्कल था, इस रेडियस ने और इतनी सी आर्क ने जो एंगल बनाया है वो ये है। ये इतनी सेमी सर्कल जितनी आर्क ने जो एंगल बनाया वो कितना हो गया? इतना हो गया, क्लियर? अच्छा, अगर ये पूरी ही आर्क की अगर मैं बात करूं, इतनी आर्क की बजाय ये पूरी ही आर्क की बात करूं, तो इसने यहाँ पर जो एंगल बनाया वो कितना बनाया? ये पूरा एंगल बनाया, और एक पॉइंट के अराउंड पूरा एंगल कितना होता है? दैट इज 360 डिग्री। एक सिंपल सा रिलेशन हमें ऑलरेडी नोन है, क्या? कि रेडियस दिस थीटा एंड दिस आर्क, रिलेशन क्या होता है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस थीटा की वैल्यू क्या होती है? आर्क अपॉन रेडियस। अब क्या है ये? थीटा किस टर्म्स में है? दिस इज इन रेडियंस। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। चलिए, थीटा 360 डिग्री कब होगा? थीटा की वैल्यू 360 डिग्री कब होगी? जब आर्क कितनी हो? पूरे सरकमफ्रेंस जितनी। आर्क कितनी हो? पूरे सरकमफ्रेंस जितनी, मतलब 2 पाई आर, और रेडियस की वैल्यू क्या है? आर से आर कैंसिल। सो बेसिकली व्हाट आई फाउंड कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 आगे इस तरफ डिवाइड में होगा, क्या बचा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। इस रिलेशन से मैं किसी भी डिग्री के वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसी भी रेडियन की वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो एसआई सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो इस तरीके से। चलिए
तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।